नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। कल हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन, जो एक वीडियो पूरा नहीं हुआ था, तो उसका आज मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। प्रोनाउन पार्ट 2 यानी पार्ट सेकंड। इसमें जो प्रोनाउन के और प्रकार के उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कि कल जो पढ़े थे उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो कल हमने 5 प्रोनाउन यहाँ तक पढ़ लिए थे। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था सबसे पहला, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन 3 प्रोनाउन पढ़े थे। उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा था, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज और सच पढ़े थे। और फिर वो पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर वगैरह पढ़े थे। इंट्रोगेटिव पढ़ा था, जिसमें WH वर्ड वाले प्रोनाउन थे। और इनडेफिनेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम थे, जैसे समबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन वगैरह ऐसे सर्वनाम हमने पढ़े थे। तो इसके बाद में क्रम 6 पर हम जिस प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं वह है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें दैट, विच, हु, हुम और हुज इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में आते हैं और किसी एक नाउन को प्रतिस्थापित करते हैं, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इन वाक्यों को देखिए। ये पहला वाक्य है, आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ अ बुक है, इस वाक्य में अ बुक यानी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। द बुक कौन सी? इसी बुक के लिए वापस इस वाक्य में ये बुक आई है, तो हमने द का प्रयोग कर लिया ऐसे आगे, क्योंकि जब नाउन रिपीट होती है तो द का प्रयोग करते हैं। द बुक इज़ वेरी यूजफुल। ये 2 वाक्य हो गए। अब इन 2 वाक्यों को जोड़ करके एक कॉमन वाक्य बनाना है, और द बुक जो 2 बार आया है उसको प्रतिस्थापित करना है। तो प्रतिस्थापित करेंगे तब एक के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे ये वाक्य हमने नया बनाया है, द बुक तो हमने दूसरे वाक्य से ले लिया। इसके बाद में दैट का प्रयोग किया। दैट कौन सी बुक? जो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, दैट यानी जो। तो इसमें मैंने कहा कि आई एम रीडिंग ए बुक, कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इस बुक को यहाँ पर दैट से प्रतिस्थापित करें। द बुक दैट कौन सी? यह बुक। आज जो आई एम रीडिंग इज वेरी यूजफुल। तो इसमें हमने क्या किया, एक बुक को दैट से प्रतिस्थापित कर दिया और 2 वाक्यों को जोड़ दिया। इसलिए ये जो दैट शब्द है, इसमें ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, और ऐसी स्थिति में ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब अगले उदाहरण को देखिए। अ बॉय ब्रोक द चेयर। इसमें अ बॉय आया है कि एक लड़के ने कुर्सी तोड़ी। और दूसरा वाक्य, द बॉय इज़ एब्सेंट टुडे। अब कौन सा बॉय? वह बॉय जिसने कुर्सी तोड़ी, उसकी बात करें तब इससे पहले द का प्रयोग किया। अब ये हो गए 2 अलग अलग वाक्य। अब इनको जोड़ना है, जोड़कर एक वाक्य बनाना है। और जो 2 बार बॉय शब्द आया है, 2 बार जो बॉय शब्द आया है, इसमें एक को प्रतिस्थापित करना है, 2 वाक्यों को जोड़ना भी है। तो इनमें से हम दूसरे वाले वाक्य से ले लेते हैं द बॉय। ये द बॉय ले लिया। अब ए बॉय है, द बॉय कौन सा? हु यानी जो, जिसने कुर्सी तोड़ी। तो ऊपर वाले में लिखा है ए बॉय ब्रोक द चेयर, तो इसको हम हु से प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ए बॉय को द बॉय, हु कौन सा? जिसने कुर्सी तोड़ी। हु ब्रोक द चेयर इज एब्सेंट टुडे। इज एब्सेंट हमने यहाँ लिख दिया। यानी एक नाउन जो है, ये बॉय नाउन है, उसको हु से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसमें दैट से प्रतिस्थापित कर रहे हैं और 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं। तब ये शब्द है वो रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं। अब इन और उदाहरणों को देखिए। ये जैसे है, आई हेल्प्ड अ मैन। मैंने एक आदमी की मदद की। द मैन कौन सा? वही मैन जिसकी मैंने मदद की। द मैन वाज वेरी ओल्ड। अब इन दोनों में से एक मैन को प्रतिस्थापित करना है, दोनों वाक्यों को एक करना है। तो क्या करेंगे? इसमें से तो हमने लिया द मैन। हुम यानी कौन सा? जिसकी, वह मैन जिसकी मैंने मदद की। आई हेल्प्ड, पूरा वाले में कहा ना, मैंने एक आदमी की मदद की। आई हेल्प्ड अ मैन। द मैन हुम आई हेल्प्ड, वह आदमी जिसकी मैंने मदद की। तो क्या था? वॉज वेरी ओल्ड। तो इस प्रकार से
यहाँ whom शब्द है वो दोनों को जोड़ भी रहा है, एक नाउन को प्रतिस्थापित कर रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। अब लास्ट इस उदाहरण को देखिए, आई नो अ बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूँ। ये वाक्य पूरा हो गया है। ये दूसरा वाक्य अगला, द बॉयज़ बुक वॉज स्टोलन, ये पैसिव है, तो इसमें दूसरी बार ये आया है बॉय शब्द, इससे पहले हमने द लगा दिया। अब दोनों को जोड़ करके एक बॉय शब्द को प्रतिस्थापित करेंगे, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन शब्द का काम प्रयोग करेंगे। आई नो द बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूँ जो, जिसकी, हुज बुक वॉज स्टोलन, जिसकी पुस्तक चोरी हो गई थी। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़े रिलेटिव प्रोनाउन जो WH वर्ड होते हुए भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब देखिए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़े थे, उसके अंदर जो पजेसिव एडजेक्टिव है, उन पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में जब सेल्फ या सेल्व लग जाते हैं, तब ये शब्द है वो दो प्रकार से कार्य करते हैं। एक, ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कार्य करते हैं, और फिर दोबारा यही सेम के सेम शब्द है वो एम्फेटिक प्रोनाउन का कार्य भी करेंगे। दोनों में हम अंतर भी समझेंगे और दोनों का प्रयोग करके ये समझेंगे कि किस प्रकार से जब इसका प्रयोग होता है तब वो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, और किस तरीके से जब इनका प्रयोग किया जाता है तब वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाते हैं। तो इनको देखिए, जैसे जो शब्द एक वचन होते हैं उनमें तो लगता है सेल्फ, जैसे माई सेल्फ, ओवर सेल्व्स। अब ओवर के साथ में हमने सेल्फ नहीं लगाया, सेल्व्स लगाया, यानी जो बहुवचन है उनके साथ में तो लगेगा सेल्व्स, और एक वचन है उनके साथ लगेगा सेल्फ। तो जैसे योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्व्स। जो बहुवचन है उनके साथ में ये सेल्व शब्द लगाए, यानी SELVES सेल्व्स, और एक वचन है उसके साथ में लगाए सेल्फ। अब ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, तब रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब रेफ्लेक्सिव यानी जो वक्ता है, कर्ता खुद का खुद पर प्रभाव पड़ रहा है, उस कर्ता से संबंधित सेल्फ या सेल्व्स लगा हुआ प्रोनाउन दोबारा आ रहा है और उसका प्रभाव है वो उस कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, तब रेफ्लेक्सिव है। जैसे ही सॉ हिमसेल्फ, उसने देखा किसको, खुद को, कहाँ, इन द मिरर, उसने खुद को मिरर के अंदर देखा। राम एब्सेंटेड, राम ने एब्सेंट रखा, अनुपस्थित रखा, किसको, खुद को। अब इसका हम पता कैसे लगाएंगे, तो whom से प्रश्न करना है, whom से कर्ता से प्रश्न करना है। यदि उसका आंसर मिलता है तो वह शब्द है वो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और whom वाले प्रश्न का यदि उत्तर नहीं मिल रहा है तो वह रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, तब वो एम्फेटिक प्रोनाउन का कार्य करेगा। जैसे राम एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। अब राम ने अनुपस्थित रखा स्वयं को मीटिंग से। राम एब्सेंटेड whom, ऐसे प्रश्न करेंगे ना, राम ने किसको अनुपस्थित रखा मीटिंग से, तो उत्तर मिलेगा स्वयं से, यानी स्वयं को, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ राम के बदले प्रोनाउन ही आएगा, और ही का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा हिमसेल्फ। इसलिए whom का आंसर यहाँ जो मिल रहा है वो हिमसेल्फ है, और हिमसेल्फ इस कर्ता से संबंधित है, इसलिए ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और whom का आंसर भी मिल रहा है। ही टॉट हिमसेल्फ साइंस एंड फिलोसॉफी, उसने पढ़ाया किसको, अब प्रश्न करो whom से, टू whom, ही टॉट टू whom, किसको, आंसर मिलेगा हिमसेल्फ, यानी टू whom का आंसर मिल रहा है, whom का आंसर मिल रहा है, तो ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही टॉट, उसने पढ़ाया, किसको पढ़ाया, खुद को, हिमसेल्फ को पढ़ाया, तब ये हिमसेल्फ के ऊपर, हिमसेल्फ का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, ही के ऊपर, यानी ही और हिमसेल्फ एक दूसरे से संबंधित है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कार्य कर रहे हैं। यू मस्ट लव योर सेल्फ, तुम्हें स्नेह करना चाहिए, किससे, खुद से, तो whom का आंसर मिल रहा है, यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इस प्रकार से दे हेल्प देम सेल्फ, उन्होंने मदद की, किसकी मदद की, whom हेल्प दे, तो आंसर मिलेगा देम सेल्फ, यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब
जब सेल्फ या सेल्फ्स लगे हुए प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं और whom से प्रश्न करने पर यदि आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब यहाँ देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन जो हमने पहले पढ़े थे, सेल्फ और सेल्व्स लगे हुए शब्द, उन्हीं शब्दों का दोबारा इसमें प्रयोग हो रहा है। सेम के सेम शब्द आ रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ जो ये शब्द कार्य कर रहे थे उससे यहाँ कार्य कर रहे हैं, वो भिन्न कार्य कर रहे हैं। अब इनमें और उसमें अंतर कैसे पता चलेगा कि हम कैसे कहेंगे ये एम्फेटिक है या रेफ्लेक्सिव है। तो रेफ्लेक्सिव का हमने पता किया कि whom का आंसर आ रहा है, तो इसी प्रकार से यहाँ जो हम इसका पता करेंगे कि एम्फेटिक है या नहीं है, तो इसके लिए हम एक साधारण सा प्रयोग करेंगे, मतलब क्वेश्चन करेंगे कि वाक्य में जहाँ जहाँ ये सेल्फ लगे हुए या सेल्व्स लगे हुए शब्द आ रहे हैं उनको हटाकर देखेंगे। यदि हटाकर देखने पर वाक्य के अर्थ में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है अर्थ में, तो वो एम्फेटिक है। एम्फेटिक यानी केवल उसका प्रयोग जोर देने के लिए ही किया है, यानी जो बात वक्ता कह रहा है उस बात के ऊपर जोर देने के लिए ही उसका प्रयोग किया है। और जब कोई वक्ता बात कह रहा है उस बात के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है तो इस प्रकार के एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला वाक्य है, आई माई सेल्फ हेल्प्ड हिम, मैंने खुद ने उसकी मदद की, मैंने खुद ने उसकी मदद की। जैसे इस वाक्य को मैं ऐसे कह दूं, मैंने उसकी मदद की, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अर्थ में विशेष कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये है आई माई सेल्फ हेल्प्ड हिम, मैंने खुद ने उसकी मदद की। या खुद शब्द जोड़ने के लिए क्या किया, माई सेल्फ लगाया। अब माई सेल्फ को हटा करके वाक्य को बोलूँ आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की, तो वाक्य में कोई विशेष अर्थ में प्रभाव नहीं पड़ा, यानी विशेष अर्थ में प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो केवल माई सेल्फ शब्द है वो वाक्य को एम्फेटिक बनाने के लिए, वाक्य के ऊपर जोर देने के लिए, एक कर्ता जो बात कह रहा है, वक्ता का जो कथन है उसके ऊपर जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। जैसे आई माई सेल्फ डोंट लाइक हिज प्रपोजल, मैंने खुद ने उसका जो प्रस्ताव था उसको लाइक नहीं किया, यानी मैं खुद उसका जो प्रस्ताव रखा हुआ है उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। अब मैं ऐसे ही कह दूँ ना कि आई डोंट लाइक हिज प्रपोजल, मैं उसका प्रस्ताव है वो स्वीकार नहीं करता हूँ, तो इसमें और मैं खुद उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता हूँ, इसमें विशेष कोई फ़र्क नहीं है, बस केवल खुद शब्द का ही अंतर है। और ये माई सेल्फ है वो खुद शब्द को व्यक्त कर रहा है और इसका जोर देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अगले वाक्य में यू योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी इसका अर्थ ये होगा तुम खुद इसके लिए जिम्मेदार होगे। और इसको हटाकर यदि देखें योर सेल्फ को, तो यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, तुम इसके लिए जवाबदेह हो, इतना ही फ़र्क पड़ रहा है। यानी योर सेल्फ जो शब्द है इसका प्रयोग है वो केवल जोर देने के लिए किया जा रहा है, और जोर देने के लिए जिन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उनको ही एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अगले वाक्य में देखिए, आई सॉ द मिनिस्टर हिमसेल्फ, मैंने मिनिस्टर खुद को देखा। अब इस हिमसेल्फ को हटा दें और फिर वाक्य का अर्थ करें, आई सॉ द मिनिस्टर, मैंने मिनिस्टर को देखा। और नहीं तो हिमसेल्फ साथ में लगाएंगे, फ़र्क कितना पड़ेगा, आई सॉ द मिनिस्टर हिमसेल्फ, यानी मैंने मिनिस्टर खुद को देखा। अब हिमसेल्फ यहाँ है ना, ये मिनिस्टर के लिए आ रहा है, एम्फेटिक है। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने स्वयं ये किया, और आई माई सेल्फ डिड इट। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखो कि आई डिड इट माई सेल्फ यहाँ प्रयोग किया है लास्ट में इसका, और यहाँ मैंने इसका प्रयोग किया है 2 नंबर पर। अब वही वाक्य पहले वाला अर्थ दे रहा है, वही ये वाक्य अर्थ दे रहा है। इसका आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने स्वयं ये कार्य किया, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद ने ये कार्य किया। तो चाहे इसकी स्थिति चेंज हो जाए, लास्ट से सेकंड पोजीशन पर आ जाए, तो भी ये एम्फेटिक प्रोनाउन का कार्य ही कर रहा है। ही रॉट द लेटर हिमसेल्फ, उसने खुद ने पत्र लिखा। और इसको हटाकर देखें तो ही रॉट द लेटर, उसने पत्र लिखा। यानी वाक्य के अंदर जब इन सेल्फ या सेल्व्स लगे हुए शब्दों का प्रयोग किया जाता है
और उनको वाक्य से हटाकर देखने पर वाक्य के अर्थ में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। और यदि हटाने पर वाक्य अधूरा रहता है तो वो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके बाद में अगले प्रोनाउन की चर्चा करते हैं। इसके बाद में अंतिम प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी एक दूसरे का बोध करवाने वाले प्रोनाउन। इसमें दो शब्द ये ईच अदर और वन एनदर, ये शब्द एक दूसरे का बोध करवाते हैं, इसलिए इन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दे नो ईच अदर, वे जानते हैं किसको, एक दूसरे को। और वी शुड हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए, किसकी, एक दूसरे की। तो इस प्रकार से यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो प्रोनाउन टॉपिक है उसका दूसरा पार्ट्स पूरा हो गया है और इसी के साथ प्रोनाउन पूरा हो जाता है। और इसके बाद में जानकारी ज्ञानवर्धक लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इम्प्रूवमेंट से संबंधित कोई ऐसा सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करूं और उत्तरोत्तर इसमें इम्प्रूवमेंट होता रहे और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक सामग्री है वो समय समय पर यूट्यूब पर मिलती रहें।